जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आया हूं और आज का जो कंटेंट रहेगा वो बहुत ही स्पेशल रहेगा, बहुत ही स्पेशल क्लास रहेगी क्योंकि आज की जो क्लास है वो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए है और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल का जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। क्यों है? क्योंकि आपने ना तो 11वीं क्लास में इससे रिलेटेड कोई मैटर पढ़ के आए हो और ना 12वीं में पढ़ के आए हो। कुछ छोटा मोटा पढ़ के आए होंगे लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नया है। जबकि आपने बॉटनी और केमिस्ट्री से रिलेटेड मैटर 11वीं और 12वीं में पढ़ा है तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल आपके लिए बहुत टफ रहती है क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट था बहुत ही डाउन गया था। समझ रहे हो बात को? तो अपन उसी बुक की बात करेंगे, उसको बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका साथ रहा तो हम आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जिसके ऊपर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट फॉर जूलॉजी के लिए एक नया टॉपिक डाल रखा है हमने। और ये जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, जो आपने 11वीं के अंदर पढ़ा था। तो 11वीं वालों के लिए भी बहुत खास रहने वाला है ये टॉपिक। देखो प्रोटोजोआ शब्द कहां से आया, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे। तो प्रोटोजोआ जो शब्द था, प्रोटोजोआ जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है बेटा? ग्रीक भाषा से। समझ गए? इसको हम देखो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटोजोआ को हम दो भागों में डालेंगे, एक तो हम डालेंगे प्रोटो और एक हम डालेंगे जोन में। देखिए प्रोटो का मतलब यहां हमने ले रहे हैं प्रथम से और जोन को हम ले रहे हैं जंतु से। और बेटा दोनों को लिखा करके हम लिखें तो प्रथम जंतु हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रथम जंतु। अर्थात जूलॉजी के अंतर्गत सबसे प्रथम जंतु कौन सा रहा अपने पास में? प्रोटोजोआ। ऐसा कह रहे हैं अपन। और देखो प्रोटोजोआ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा जो वर्ग है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा वर्ग। बेहद इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछेगा कि जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है या संघ कौन सा है। तीसरा बड़ा संघ कौन सा है? तो अपन सबसे बड़ा संघ ले सकते हैं। तो संघ कौन सा रहेगा आपके पास में? प्रोटोजोआ रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? प्रोटोजोआ। ये बात हो गई। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बात ये भी खत्म होती कि ये प्रोटोजोआ शब्द है वो किसने दिया? प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? तो हमने क्या लिखेंगे यहां पे? जॉर्ज आ गोल्ड फर्स्ट ने दिया, पहली बात। दूसरी यहां बात करें, ये जो प्रोटोजोआ है ना, इनकी जातियों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी जातियां प्रेजेंट है। तीसरा सबसे बड़ा संघ है तो जातियां बहुत ज्यादा होंगी और बहुत ज्यादा जातियां होंगी तो उनके अंदर क्या होगा? विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, अब वेरिएशंस मिलेंगी। चाहे अपन देखो अमीबा की बात करें, चाहे पैरामीशियम की बात करें, चाहे युगलिना की बात करें, चाहे ट्रिपेनोसोमा की बात करें और चाहे लिस्मीनिया की बात करें, ये सारे क्या है? प्रोटोजोआ। इन सभी में क्या है? विविधता। कोई जीव रोग फैलाने का काम कर रहा है तो कोई अपना सामान्य जीवन जी रहा है, तो सारे क्या है? अलग अलग। समझ रहे हो बात को? अब इनके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? और देखो ऐसा भी कह रहे हैं अपन कि जितनी ज्यादा विविधताएं हैं, जितनी ज्यादा विविधताएं हैं उसके अंदर जातियां भी बहुत सारी हैं और लगभग हमारे पास में 5 से 10 हजार जातियां यहां पर पाई जाती है।
समझ रहे हो बात को। अब हम बात करें प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण क्या होंगे। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण क्या होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण के लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम यहां पे लिखेंगे सामान्य लक्षण। सामान्य जनरल लक्षण के लिए आप लिख सकते हो यहां पे जनरल कैरेक्टर्स लिख सकते हो या साइलेंट फीचर ऑफ प्रोटोजोआ लिख सकते हो। तो बेटा ध्यान से समझना, जनरल कैरेक्टर्स, यहां से क्वेश्चन बन के आएगा बड़ा। कौन सा बन के आएगा? बड़ा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। छोटे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि बड़े अगर 15 नंबर का आ रहा है वहां से अगर कट रहा है तो वो दिक्कत पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? दिक्कत पैदा करेगा, और हमें इन्हीं दिक्कतों से क्या है? परेशानी। समझ रहे हो बात को। अब पहला पॉइंट देखो, जनरल कैरेक्टर्स के लिए हम क्या देंगे। जनरल कैरेक्टर्स के लिए पहला पॉइंट क्या देंगे, तो याद रखना प्रोटोजोआ में सभी समिति पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? सभी समिति पाई जाती है। और समिति को हम क्या लिखते हैं बेटा? समिति को हम लिखेंगे सिमेट्री। क्या लिखेंगे? सिमेट्री लिखेंगे। और सिमेट्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक असमिति, एक द्विपार्श्व समिति और एक अरीय समिति। इंग्लिश में बात करें बेटा, असमिति को अपन एसिमेट्री बोल सकते हैं, द्विपार्श्व समिति को अपन बाइसिमेट्री बोल सकते हैं या बाइलेटरल सिमेट्री बोल सकते हैं, और अरीय को अपन रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं। समझ में ये नहीं आता कि ये है क्या। तो देखो असमिति के लिए हम सीधी बात कहेंगे, ऐसा जीव जिसको हम बराबर 2 भागों में नहीं बांट सकते। कोई भी केंद्र होगा उसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट पाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? असमिति। लेकिन अगर कोई जीव है जिसके एक केंद्र से हम उसको 2 बराबर भागों में बांटे तो द्विपार्श्व समिति। अब प्रोटोजोआ तो नहीं पता, लेकिन खुद को तो देख सकते हैं ना। हम यहां से यूं निकाले, देखो 2 भाग कट रहे या नहीं कट रहे, बीच में हथौड़ा मारो कट जाएगा, बराबर 2 भाग हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं हो रहा? यहां से यूं काट दो, 2 बराबर भाग हो रहा है। तो इसे कौन से कहेंगे? द्विपार्श्व समिति। अरे ये किसे कहेंगे? किसी भी सेंटर से, यहां तो सेंटर डिसाइड है ना, अरे में क्या होगा? कोई भी सेंटर डिसाइड नहीं होगा। वहां से हम कितने भाग कर सकते हैं? उसके 2 भाग करेंगे तो वो क्या होगा अपने पास में? अरीय समिति। सबसे बड़ी तीनों की डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात करें, देखो दूसरी बात करें यहां पे, तो दूसरी बात के लिए हम यहां लिख सकते हैं प्रोटोजोआ का जो शरीर है, जो शरीर है वो या तो क्या होगा बेटा? परिवर्तनशील, वह नियत हो सकता है। कैसा होगा? नियत। या तो वो चेंजेबल होगा, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चरल है वो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। या वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और देखो चाय भी आ गई अपने पास में पीने के लिए, चाय बहुत जरूरी है। चाय जो है पीते रहोगे तो दिमाग चलता रहेगा, थकान दूर होती रहेगी, सरदर्द दूर होते रहेंगे। चाय है तो रिश्ते मजबूत रहेंगे। कॉफी में क्या है? कॉफी से कुछ नहीं होता है। कॉफी जैसे केवल मीटिंगें होती है बेटा, बैठ करके किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हम वहां बैठ करके ले सकते, लाओ कॉफी पीते हैं। लेकिन अगर रिश्तों को मजबूत करना है ना तो चाय का सहारा लेना ही पड़ेगा। चाय बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। जिसको नहीं लगता है चाय इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक बार पी कर देखे चाय कितनी इंपॉर्टेंट है। चाय से आपकी पूरी की पूरी थकान 1 सेकंडों में दूर हो जाएगी। चाय से आपके जो सर दर्द है वो तुरंत दूर हो जाएंगे। चाय से आप कुछ लोगों को अपने साथ बिठा सकते हो, मेरे जैसों को। क्यों? चाय पीनी है। समझ रहे हो बात को। दूसरी बात हम यहां पे करें, प्रोटोजोआ में गमन की बात करेंगे। और देखो गमन के लिए यहां पे 3 शब्द याद रखना आप बेटा। एक तो आपको कूटपाद याद रखने हैं, एक आपको कसाब याद रखना है, और एक आपको पक्षमाप याद रखना है।
कूटपाद को अपन क्या कहेंगे बेटा? सूडोपोडिया कहेंगे। कसाब को अपन क्या कहेंगे? फ्लेजेला कहेंगे। और पक्षमाप को अपन क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे। ये तीनों क्या करते हैं? गमन में मदद करते हैं। मैंने क्या कहा, अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। इसके अलावा देखो, चौथे पॉइंट की हम यहां बात करें, गमन की बात हो गई। अब जो प्रोटोजोआ है, ये जो प्रोटोजोआ है, इसमें प्रासरण नियमन भी होगा। क्या होगा? प्रासरण नियमन। प्रासरण नियमन को हम लिखेंगे बेटा ओस्मो रेगुलेशन। क्या लिखेंगे? ओस्मो रेगुलेशन। अब ये जो ओस्मो रेगुलेशन है ना बेटा, ये किसके द्वारा होगा? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। किसके द्वारा? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि संकुचनशील रिक्तिका क्या होती है, या प्रोटोजोआ में प्रासरण नियमन किसके द्वारा होती है। और कोशिका का एक पार्ट होता है रिक्तिका, जिसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उसी में एक है अपने पास संकुचनशील रिक्तिका, जो शरीर के अंतर्गत प्रासरण नियमन को बनाए रखने का कार्य करता है। समझ रहे हो बात को? आगे चलो, देखो और देखते हैं अपन, और लक्षण निकालने की कोशिश करते हैं इंपोर्टेंट से अपने पास। अब कोई भी जीव होता है, या हम लिखे प्रोटोजोआ की बात कर, प्रोटोजोआ में उत्सर्जन, श्वसन, या हम बात करें जनन, जनन रहने देते हैं, उत्सर्जन, श्वसन, और हम बात करें पोषण। देखो वैसे तो कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते, लेकिन हम कहें उत्सर्जन, श्वसन और पोषण, ये जो सारी क्रिया होती है ना, ये कहां से होती है? सामान्य सतह से। अगर देखो पोषण को आप हटाना चाहो तो पैरामीशियम, यूग्लिनास के लिए हटा सकते हो, लेकिन अमीबा के अंतर्गत तो पोषण भी कहां से होगा? सामान्य सतह से होगा। और हमने श्वसन की बात कर रखी है जनरल साइंस के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें, वहां पे श्वसन के बारे में विस्तृत रूप, कौन से जीवों में कौन से अंग पाए जाते हैं, वो सारी बातें हमने वहां बता रखी है। समझ रहे हो बात को? एक और पॉइंट हम यहां ऐड करेंगे, प्रोटोजोआ में जनन। प्रोटोजोआ में जनन 2 प्रकार से होगा, एक तो होगा लैंगिक और एक क्या होगा? अलैंगिक। दोनों याद रखने। और बेसिकली कौन सा होता है? अलैंगिक। लैंगिक नहीं होता, अलैंगिक। कुछ में पाया जाता है लैंगिक, लेकिन वैसे सभी में क्या होता है? अलैंगिक होता है। समझ रहे हो बात को? एक और चीज हम यहां पर देखो, जनन की बात कर रहे तो प्रोटोजोआ में जनन देखो दोनों परिस्थितियों में होगा बेटा। सबसे ज्यादा कहां होगा? अनुकूल परिस्थिति में। कौन सी परिस्थिति में? अनुकूल परिस्थिति में। और दूसरा हम बात करें बेटा, तो बेटा प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन होता है। समझ रहे हो बात को? अब बात करें प्रतिकूल परिस्थिति में, तो अमीबा का एक उदाहरण ले लें अपन, और हम ये कह सकते हैं अमीबा में क्या बनते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में? स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, कुटिया बनती है। समझ रहे हो बात को? अगर हम यहीं पर देखो और अगर आगे लेके चले अपन इसको, तो हम इसको भोजन से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे प्रोटोजोआ में पोषण, अपन लिखेंगे मृतोपजीवी। कौन सा लिखेंगे? मृतोपजीवी। अपन क्या लिखेंगे यहां पे? परजीवी। अपन क्या लिखेंगे यहां पे? स्वपोषी। ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें इनके लिए, तो परतोपजीवी के लिए अपन लिख देंगे सैप्रोफाइट, परजीवी के लिए अपन क्या लिख देंगे? पैरासाइट, और स्वपोषी के लिए अपन क्या लिख देंगे? ऑटोट्रोपिक। देखो बिल्कुल क्लियर, छोटे छोटे शब्दों में समझ रहे हैं अपन। मृतोपजीवी क्या होंगे बेटा? जो मृत, सड़े गए,
पदार्थों का भक्षण करता है। ठीक है, अगर हम पैरासाइट की बात करें, परजीवी की बात करें, तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर। किस पर निर्भर? दूसरों पर, डिपेंडेबल ऑफ होस्ट पर रहेंगे। ऑटोट्रोफी क्या होते हैं बेटा? जो स्वयं भोजन बनाते हैं। जो स्वयं क्या बनाएंगे बेटा? भोजन बनाते हैं। ये भोजन के आधार पे हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास में प्रोटोजोआ के लक्षण थे जो आपको बखूबी याद भी रहेंगे और लाइफ टाइम याद रहेंगे। अपन किताबी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा था कल कि हम यहां पर पढ़ा भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, और जिसमें सीखने का हुनर है ना, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर जिसने सीखने की कला सीख ली ना, कैसे सीखते हैं, वो हर एक काम को आसान कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो बात को? तो ये तो हमारे पास हो गए लक्षण, जो आज का टॉपिक हो गया। कल अगर हम बात करेंगे बेटा, तो याद रखना, कल हम शुरुआत करेंगे प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन से। और प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो 4 भागों में होगा। कितने भागों में होगा? 4 में। एक हम बात करेंगे सार्कोमेस्टिगो, एक हम बात करेंगे स्पोरोजोआ में, एक हम बात करेंगे नीडियोस्पोरा में, और एक हम बात करेंगे बेटा सीलियोस्पोरा में। ये 4 पॉइंट रहेंगे, इनकी बात हम कल करेंगे। कल लेक्चर लेके आएंगे क्लासिफिकेशन का, क्योंकि टुकड़ों में समझाऊंगा मैं, लंबा नहीं खींचूंगा जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो। इतना ही पढ़ाऊंगा जो आपको आसानी से याद हो जाए। और बेटा एक चीज याद रखना, ज्यादा मत सोचा करो, ज्यादा मत सोचा करो। बच्चों के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन की विषय ज्यादा सोचना, और जरूरत से ज्यादा अगर आप सोचने बैठोगे ना, तो कई बीमारियां ले बैठोगे, कई बीमारियां ले बैठोगे बेटा, बीमारियां कई ले बैठोगे। किससे? जरूरत से ज्यादा सोचने पर। तो याद रखना, जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो कई बीमारियां ले बैठोगे, जैसे थकान, टेंशन, सर दर्द, अपना भार, वेट कम करना, भूख ना लगना, ठीक है, और दिल के अंदर संकुचन चलता रहेगा, अरे यार होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अरे होगा तब होगा, वो टाइम देखेंगे अपन। अभी तो अपना काम क्या है? केवल पढ़ने का, रिजल्ट का बाद में देखेंगे। पिछली बार क्या हुआ था भूल जाओ, इस बार क्या होगा वो देखेंगे। समझ रहे हो बात को? इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल अपन क्लासिफिकेशन के साथ में। जब तक आप वीडियो को पूरे को देख डालो, फटाफट शेयर कर डालो, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर डालो, बेल आइकन को दबा डालो, जिससे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो का आनंद लेते रहो। चलो मौज करो, मस्त रहो, खुश रहो और आबाद रहो।